बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं कहीं पे गई खाने पे, रात को डिनर का इनविटेशन था। वहाँ पे बच्चे बड़े सारे, मतलब प्रॉपर फैमिली टाइप इवेंट था, तो पूरी फैमिलीज़ जो है वो इनवाइट की गई थी। तो वहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात शुरू हो गई कि इसके नंबर इतने हैं, इसके नंबर बच्चा जो है हमारा इस सब्जेक्ट में बड़े अच्छे। जैसे माँ बाप करते हैं बात, माएँ इस तरह कॉन्वर्सेशंस कर रही होती हैं। वहाँ से एकदम से एक शख्स आए, मतलब एक उन बच्चों में से ही किसी के बाप। ऑब्वियसली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, फिंगर्स नहीं पॉइंट करना चाहती, बट वो इंसिडेंट ना ऐसा दिमाग में मेरे फंस गया कि मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर मैंने करना है कि ये हुआ। क्योंकि आपके साथ, आपको पता है, डेली की जो भी मामलात होते हैं मैं हमेशा शेयर करती हूँ, और अगर कोई लर्निंग एक्सपीरियंस हो, और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग थी। वो बंदा आया और वो अपने बच्चे का एकदम से बाजू पकड़ा और उसने कहा है, क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम्हारे नंबर क्या आए हैं? अच्छा, और वो अपने बेटे पे चीखना शुरू हो गया। माँ आई साथ ही उधर से, थोड़ा सा बच्चे को बचाया भी, और साथ में वो भी शुरू हो गई, कहते तुम तो हो ही नालायक। अब याद रखें कि हम एक खाने पे हैं जहाँ पे बहुत से कपल्स और उनके बच्चे आए हुए हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, और वहाँ पे एक बच्चे को पकड़ के, सॉरी और कोई वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, जलील किया जा रहा है। और उस बच्चे को इतनी बातें सुनाई, वो कुछ 8-9 साल का होगा, उसको डांटे पिट रही हैं, उसको बातें सुनाई जा रही हैं कि तुम तो हो ही नालायक, तुम तो हो ही डफर। अच्छा, डफर का वर्ड भी मेरे दिमाग में फंस गया ना। तुम तो हो ही डफर, तुम तो इडियट हो, तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अपनी बहन के नंबर देखो कितने अच्छे आते हैं, तुम्हें तो 1 मिनट के लिए नहीं ट्रस्ट किया जा सकता। उसकी मतलब पर्सनैलिटी के भी चीथड़े उड़ाए गए, उसके दिमाग के भी चीथड़े उड़ाए। उस बच्चे को बहुत ज़्यादा सुनाएगा। बीच में खैर बाकी सारे हम लोग भी पड़ गए और बात को ठंडा करने की कोशिश की। बच्चे को कहा, जाओ बेटा आप खेलो फ्रेंड्स के साथ। बच्चे के आंखों में आंसू, और मतलब दुख इस बात का हुआ कि व्यूअर्स, वो बच्चा रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें इतनी फटी हुई थी और आंसू आंखों में जैसे बिल्कुल निकलने को थे, और वो बेचारा ना कांप रहा था। इतना दिल ख़राब हुआ कि यार, उस बच्चे को एक तो सबके सामने इंसल्ट किया गया, जो किसी भी इंसान के लिए व्यूअर्स नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। चाहे आप किसी बच्चे की बात करें, चाहे आप किसी बड़े की बात करें, चाहे आप अपने एज ग्रुप में भी बैठे हों, कोई आपको इंसल्ट करे, और उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई स्टाफ भी काम करता है या कोई लोग हैं, इवन दफ्तर में अगर आप वर्क कर रहे हैं, जब आपको 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने इंसल्ट किया जाता है, तो बंदे की बिल्कुल ही सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, और वो जो कहते हैं ना, इंसान इतना एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और यंग बच्चे तो आपको पता है इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि, और अक्सर ये बात हम सोचते भी हैं, बट आज स्पेसिफिकली जो बात करनी है कि व्यूअर्स, अल्फाज का चुनाव। देखिए, हम माँ बाप हैं, हमारा पेरेंट्स होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, उनको सोने का निवाला दिखलाएं, लेकिन शेर की आंख से देखें। ये सब चीज़ें अपनी जगह 100% जायज़ हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को ऐसी नेगेटिव बातें कहते हैं, अब एक तो उन्होंने पब्लिक में ये हरकत की, चले वो तो अपनी जगह गलत, लेकिन अकेले में भी बच्चे को डफर कहना, इडियट कहना, तुम तो कुछ किसकी काबिल नहीं हो, तुम्हारी वजह से तो हम लोग, हमारी ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। बहन को देखो, अच्छा मुकाबला भी लगाया जा रहा है बहन के साथ, ये भी कहा जा रहा है कि बच्चा बेवकूफ़ है और वो इडियट है और वो ये है और वो है। अब उस बेचारे ने क्यों नहीं बताया कि उसके नंबर बुरे आए थे, क्यों नहीं, वो तो साफ पता चल रहा था। क्योंकि उसके फादर को भी जब हम काम डाउन करे थे तो कहता है इसको, और ऊपर से देखो झूठा है, मक्कार है, हमारे से छुपाया। कौन छुपाता है? वो तो स्कूल से मुझे ईमेल अभी आई है तो मैंने अभी देखी है। तो मैंने कहा रात के कौन 8-9 बजे ईमेल करता है, वो दिन में आई हुई होगी, वटेवर। तो बच्चा भी सहम गया। आगे से हमने कहा देखें भाई, हो जाता है, बच्चा बेचारा डर गया होगा। किस चीज़ से डर रहा है? मैंने कहा भाई, बुरा ना मनाया, आपके इसी रवैये से डर रहा है वो। आप जो उसके ऊपर इस तरह से चीख रहे हैं, ये तो भी आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, पता नहीं घर पे आप उसे, मैं इसको फैंटी लगाऊंगा, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा, एक बच्चा वहाँ से चला तो गया, आपके ख्याल से वो कहीं बाहर इर्द गिर्द ये बातें नहीं सुन रहा होगा? और एक पब्लिक जगह में, चले पब्लिक जगह साइड पे कर दे, ये घर में अकेले भी वाकया हो रहा होता, तो व्यूअर्स, बच्चे के दिमाग का सोचे कि क्या हाल होगा। और चाहे गुस्से में आप ना भी कहें, लाड प्यार में भी बड़े माँ बाप जो हैं, बच्चे का वजन ज़्यादा तो कहते हैं ओए मोटू आ गया, ओए हमारा कट्टा आ गया। ये चीज़ें भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं।
देखिए व्यूअर्स, इंसान का जहन अच्छी बात को तो ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन बुरी बात जो है ना वो जाके दिल में अटक जाती है। और जब हम बच्चों को इस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बच्चे जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। देखिए, मैं तुम पे यकीन करता हूँ, तुम में टैलेंट है, हर शख्स का रास्ता अलग होता है, शायद तुम्हारा भी अलग है। इस किस्म की बातें कह के हम अपने बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। मुझे याद है हमज़ा जब बड़ा हो रहा था, और अभी भी मतलब अब कॉलेज में है तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी मर्ज़ी के अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो उसमें नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन हमज़ा कभी भी स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं था, और हमज़ा का एप्टीट्यूड दूसरी चीज़ों में ज़्यादा था। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जब हम किसी भी एक बच्चे पे इतना प्रेशर डालते हैं कि बहन के ये नंबर आ रहे हैं, भाई के ये नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे ये नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो वो ज़्यादती है। जैसे हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी फ़र्क होती है, उसी तरह हर बंदे की कैपेबिलिटीज़ फ़र्क होती हैं। अब मैं जैसे कि एज अ एंकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही हूँ, आप मेरे सामने मैथ्स का पर्चा रखते हैं, अलजेब्रा मेरे सामने रख लें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरे सामने नंबर घूमने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे में मैथ्स का एप्टीट्यूड नहीं था। स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी तो मैथ्स में फेल नहीं तो बस बराए नाम ही पास होती थी, बराए नाम, कि मैं अगली क्लास में पहुंच जाती थी। लेकिन उर्दू में और मैथ्स में मेरे नंबर बहुत बुरे आते थे, मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। और यही होता था, घर में डांटे पिट रही हैं, बेइज्जतियाँ हो रही हैं। चिंकी को देखो, मेरी बड़ी बहन है, कि अपनी आपा को देखो, उसके मार्क्स देखो, वो तो स्ट्रेट है। और आपा माशाल्लाह है बड़ी ब्रिलियंट, जीनियस है, हर सब्जेक्ट में आपा के अच्छे नंबर आते थे। मेरा छोटा भाई था, वो भी मेरी तरह मैथ्स में स्ट्रगल करता था। हम दोनों की आए दिन बेइज्जती हो रही होती थी। और एज अ रिज़ल्ट व्यूअर्स, मैंने अपने पेपर, अपने जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते थे वो छुपा देती थी। आपा की मिन्नत करती थी कि आप अपने ना दिखाएं, आप दिखाएंगी। अच्छा, आपा और मेरी क्लास क्योंकि फ़र्क थी, वो बड़ी है मेरे से 2 साल, तो आपा रिज़ल्ट लेके जाती थी, तो फिर मैं झूठ बोलने शुरू कर देती थी कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया, हमारा शायद 1-2 दिन बाद आएगा। और मैं लिटरली एक-एक दिन, एक-एक घंटा आगे करने की कोशिश करती थी कि अब आ गया तो बड़ी बुरी होनी है। व्यूअर्स, बच्चों की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करें, जो चीज़ वो ठीक नहीं कर रहे या जिसमें वो ठीक नहीं है उसमें उनको तरीके से उनके साथ डील करना है। व्यूअर्स, ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि हर बच्चा हर चीज़ नहीं कर पाता, हर इंसान हर काम नहीं कर पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं साइंस के सब्जेक्ट में, लेकिन जब आप उनको डॉक्टरी की तरफ लेके जाते हैं या वो सर्जन बनने की तरफ जाते हैं तो वो खून देख ही नहीं सकते। मैं ऐसी एक बच्ची को जानती हूँ जिसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसको मेडिकल कॉलेज में डाला। अब वो मीडिया में है, मेडिकल कॉलेज करके थोड़ी सी रेजिडेंसी का टाइम पूरा करके उसने वो भी नहीं पूरा किया, उससे छोड़ दिया ये काम। उसको जैसे ही खून नज़र आता था वो या बेहोश हो जाती थी या उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो आप पेशेंट होके डॉक्टर के पास जाए, वो उल्टियाँ कर रहा है या बेहोश हो रहा है, तो आप क्या उस डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे। और उसके माँ बाप ने उसको बेचारी को बड़ा टफ टाइम दिया। अब वो माशाल्लाह मीडिया में बड़ा एक्सेल कर रही है। कौन है ये तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है अगेन। बट व्यूअर्स, हर इंसान का एक डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है। बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार करना, जहाँ पे हमें कहना चाहिए कि बेटा कुछ नहीं होता आपको, अगर और कोई अगर उनको जैसे नालायक कह रहा है तो आप उनको कहें कि बेटा आप नालायक नहीं हो, आपका एप्टीट्यूड और पोटेंशियल कहीं पे और है। आप ज़बरदस्ती बच्चों को वही चीज़ करने पे फोर्स करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें उनका दिमाग नहीं काम करता, फिर वो रिजल्ट्स और वो परफॉर्मेंस नहीं आती जो आप चाहते हैं, फिर हम उनको इंसल्ट करते हैं। वो जो एक अंग्रेज़ी की टर्म है, डोंट सेट समवन अप फॉर फेलियर। किसी को आप सेटअप कर रहे हैं फेल करने के लिए और फिर बाद में उस बच्चे की मिट्टी भी पलीत कर रहे हैं, ये बस ज़्यादती है। आज मैं माँ बाप की जगह बच्चों का एडवोकेट बन के यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, बिकॉज व्यूअर्स, हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े मासूम हैं। जब हम उनको इस तरीके से मेंटली डैमेज करते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डांटे गाली गलौज खाते हैं बचपन में, या तो वो बहुत सहमे हुए बड़े होते हैं या फिर बड़े होके वो भी फिर बदतमीजियाँ और गाली गलौज की तरफ जाते हैं। सो बच्चों को बड़े तरीके से लेके चलना है। ये तो एक स्पंज की तरह है, जो चीज़ देखेंगे उसे अब्जॉर्ब करेंगे। देखिए, बार बार कहना कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हो, भाई बच्चों को पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ, बच्चों का पढ़ना भी बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो पढ़ाई करें, लेकिन आप एक 6, 8, 9 साल के बच्चे को उसके फ़राइज़ बार बार याद कराएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करे। यंग एज पे बच्चों के साथ सही अल्फाज का चुनाव इम्पॉर्टेंट है। आप एक छोटे बच्चे को बार बार कहते तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, तुम कर ही नहीं सकते, बच्चे के दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी।
मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप हर रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहें मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ। आप कुछ दिनों के बाद कन्विंस हो जाएंगे कि आपसे ज़्यादा बदसूरत दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं अपने आप के साथ अच्छी तरह बातचीत करें, काइंड बात करें, काइंड अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो जब अपने साथ काइंडनेस का मुजाहरा करना है तो उन बेचारे मासूम बच्चों की क्या गलती है। सो व्यूअर्स, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाथ नहीं भी उठाते लेकिन आप गलत ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ना करें। सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, उनका फ्यूचर, उनकी विजन, हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। काम सिर्फ डांट के नहीं कराया जाता, काम एक्चुअली हम क्या बात करते हैं कि जो बात आप प्यार से कहते हैं वो दिल में उतर जाती है, और प्यार से आप किसी को जहर भी पिलाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ वो पी लेंगे। आप ज़्यादती से, बदतमीज़ी से, रूडली कोई बहुत पते की जायज़ बात भी करेंगे ना तो अगला वो बात एक्सेप्ट करेगा, बल्कि वो इंसान आपसे दूर होता चला जाएगा। देखिए, दुनिया में सपोर्ट करने वाले लोग बड़े कम होते हैं, टांगे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाएं तो क्या बच्चे ज़्यादा कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो आप उनको थपकियाँ दें, समझाएं, गाइड करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चों को ना समझाएं, मैंने हमजा के साथ ये गलतियाँ की हैं व्यूअर्स। मैं बहुत सख्त बातें कह जाती थी, एक दो दफ़ा मैंने कहा वाई यू सच एन इडियट। मुझे फैसल ने मना किया, यार उसको इडियट क्यों बुला रही हो, क्या हो गया, मतलब सामने नहीं, बाद में अकेले में ले जाके। तो मैंने कहा आप मुझे उसी वक्त रोकते थे। उसने कहा जुगन मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि उसको ना इंसल्ट करो, तो मैं उसके सामने आपको इंसल्ट कर देता तो बात तो वही हो जाती है, लेकिन जान ना बोलो इस तरह से बच्चे को, उसको इडियट नहीं बुलाओ। बिल्कुल सही बात कहते हैं। हमजा का वेट का इशू था, अभी भी है कुछ हद तक। मैं बड़ा उसको डांटती थी, मुझे डर लगता था कि बीमार हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, इसको डायबिटीज़ हो जाएगी, हो जाएगा। तो उस खौफ में, प्यार में उसको डांटती थी, बुरे वर्ड्स का यूज़ करती थी। मेरे मियाँ ने मुझे मना किया। उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे हमजा की एक तस्वीर लगाई, किसी ने एक दो इंसल्टिंग कमेंट पास किए, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और उनको फिर प्राइवेटली मैसेज भी किया कि भाई अगर आपने कोई अच्छी बात नहीं करनी तो कुछ भी ना कहें। मेरा बच्चे को मैंने टैग किया है उसके बर्थडे के पोस्ट पे, आप इस किस्म के फजूल अल्फाज मेरे बच्चे के लिए इस्तेमाल करें, मैं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए करती तो आपको कैसा लगता। तो जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए करें। और अगर आपने कोई मुझे मशवरा देना है, अव्वल तो किसी का भी नहीं बनता कि वो किसी को इस तरह से कहे कि तुम ये तुम वो, बट चलें अगर आपने मुझे कोई एडवाइस देनी भी है तो मुझे प्राइवेटली दें। जिस पे मैंने बच्चे को टैग किया हुआ है उसका क्यों दिल दुखा रहे हैं। सो व्यूअर्स, इन चीज़ का हमें ख्याल करना है। अल्फाज का चुनाव बच्चों के साथ तो हमने सोच समझ के करना है, लेकिन आपस में भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपने कोई गाइडेंस देनी है, प्राइवेटली दें। पब्लिकली किसी को इंसल्ट करना या प्राइवेटली भी कोई बात करके ऐसी बात कह देना जिससे अगले इंसान का दिल ही टूट जाए, आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये गलत चीज़ें हैं। मैं बहुत कुछ नहीं जानती कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कौन सी चीज़ें इंसान को डैमेज बहुत करती हैं। एक एडवाइस है, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। मेरी कोई औकात नहीं है किसी को ज़िंदगी जीने का अंदाज़ सिखाने की। जो चीज़ें मैं लाइफ में सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। किसी ने फॉलो करना है करे, नहीं करना ना करे। लेकिन आजकल जो एक माँ बाप का बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चों से दूरी होती चली जा रही है। गैजेट्स वैसे ही हमारे बच्चों को हमारे से दूर करते चले जा रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ, उनके लाइफस्टाइल्स भी। ऊपर से जब हम गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं तो बच्चे बिल्कुल ही हमसे अलहदा हो जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आते हैं और बच्चे पूछते नहीं हैं तो माँ बाप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो ये बैकग्राउंड होता है। कोई भी चीज़ एकदम से ख़राब नहीं होती व्यूअर्स, आहिस्ता 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 दरार पड़ती चली जाती है, पड़ती चला जाती है, और इतना बड़ा क्रैक आ जाता है कि ताल्लुकात फिर ठीक नहीं हो पाते। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ आमना इलियास की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमो, आप भी मदर हो, किचन की तरफ तो बढ़ेंगे, बट एज अ मदर आपका क्या ओपिनियन है? ये जो पब्लिक इंसल्ट का एक तमाशा होता है, या अकेले में भी जो हम इतने बुरे बुरे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, मैंने भी किया हुआ है। अब मैं हसन और नूर की बारे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा एहतियात करूँ, लेकिन एक के साथ तो किया। अभी भी मैं उससे माफ़िया मांगती हूँ कि बेटा सॉरी, मैंने बड़े बुरे वर्ड्स आपके लिए छोटे होते थे यूज़ किए। तो वही कहता है ममा आपको क्या पता था, आपका भी तो पहला ही वक्त था ना एज बीइंग अ मदर। लेकिन
हमें एहतियात करनी चाहिए। और ये चीज़ तो बिल्कुल मैं तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि रिलेट भी कर सकती हूँ इससे। ग्रोइंग एज में जब बच्चे होते हैं और बात वो ये कि एज पेरेंट्स हम भी सीख रहे हैं, हम भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं और बेहतरी यही है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें, अपोलोजेटिक हो जाएं, ताकि फिर वो बच्चे भी अपने बिहेवियर में उतने ही काइंड हों, गलतियाँ करें तो वो भी अपोलोजेटिक हो। एक चीज़ हम बहुत पढ़ते भी हैं और रिसर्च बेस भी ये चीज़ है कि लाइक अगर आप लेबल कर देते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक अगर ये ग्लास है इस पर हम स्टिकर लगा देंगे, तो जब हम उसको उतारेंगे तो उस पर उसका कुछ निशान, कुछ टैग, कुछ रह जाएगा। तो इसी तरह से जब हम बच्चों को लेबल कर देते हैं, टैग्स लगा देते हैं कि ये लेज़ी है, इररिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल नालायक है, तो वो उस चीज़ को आफ्टर सम टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं तो नालायक हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैंने तो कभी अच्छे मार्क्स लेने नहीं है। तो एट दी एंड वो एफर्ट भी छोड़ देते हैं, मुझे लगता है। देखो बच्चों के लिए ना अल्लाह मियाँ के बाद सबसे बड़ी जो एक हस्तियाँ होती हैं या जिनको वो देखते हैं, हम जब छोटे थे याद है हमें लगता था सुपर हीरो सारा कुछ हमारे माँ बाप ही, हमने उनकी तरह बनना था या माँ की तरह बनना था या बाप की तरह बनना था। हम बड़े अपने सबसे पहले हम इम्प्रेस किससे होते हैं? अपने माँ बाप से। और जब वही लोग जिनसे हम इम्प्रेस्ड हैं हमें इडियट, डफर, किसी जोगे नहीं हो, तुम्हारी वजह से मुझे, तो हम ना बच्चा बहुत और वो टूट जाता है और फिर वो हमें नजर भी आता है। देखिए सोसाइटी में हम कितने बच्चे, कितने बड़े जो अब हो गए हैं, देखते हैं। ये डिनर वाला वाकया पुराना है, मैंने कल सोचा बात करूं, मैंने फिर उस टॉपिक को छोड़ दिया। आज मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि मैं हिल गई वो देख के। और आपको पता है कि वही वाली बात कि आपस में भी पेरेंट्स वगैरह की, फिर जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं फैमिलीज और फ्रेंड्स के, उसमें भी बात हो रही है कि यार नहीं देखो ना बच्चे भी तो ये करते हैं बच्चे, और वो फिर एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया। अब वो बच्चा इतना हाईलाइट हो गया। कुछ माँ बाप की ये राय थी कि गलत किया उसने और बड़ी बुरी बात है, बदतमीज बच्चा है। कुछ माँ, भाई कोई आपके बच्चे के बारे में राय क्यों बनाए? बिल्कुल, किसी का क्यों राइट है? मेरा बच्चा है, मैं उसको हैंडल करूंगी, लेकिन जब आप पब्लिक की कोई चीज करते हैं तो हर बंदा फिर अपनी राय शेयर करते हैं। नो डाउट। चलो किचन में क्या बन रहा है इसकी तरफ हम ब्रेक के बाद आएंगे। स्ट्रॉबेरी आपने किचन में किया हुआ है, कुछ स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड जो अब जा ही रही हैं सीजन से, लेकिन क्या बनाया जा सकता है और उसको रिटेन कैसे किया जा सकता है ओवर टाइम, ये भी हम जानेंगे। ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, सुपरस्टार, जो टेलीविज़न, फिल्म एंड स्टेज के आर्टिस्ट, ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, होस्ट, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर एंड प्रोड्यूसर की आज डेथ एनिवर्सरी है। मैं बात कर रही हूँ आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट मोइन अख्तर साहब की। मोइन अख्तर साहब 24 दिसंबर 1950 को पैदा हुए। आपने बचपन से ही अपने स्कूल टीचर्स, दोस्तों वगैरह को हंसाना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया कमर्शियल थिएटर से। ये वो वक्त है व्यूअर्स जब थिएटर बहुत ही फ़नी, बहुत ही अच्छा और फैमिलीज़ के साथ देखने वाला था। आपने एज अ होस्ट एंड एक्टर बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें रोज़ी, इंतज़ार फरमाइए, हाफ प्लेट, यस सर नो सर, मोइन अख्तर शो, रफ्ता रफ्ता, आंगन टेढ़ा जैसे बेशुमार प्रोजेक्ट शामिल हैं। आपकी सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और सितारा इम्तियाज़ से भी। लेकिन व्यूअर्स, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको बहुत रिकग्निशन मिली। 22 अप्रैल आज के दिन 2011 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो व्यूअर्स, मोइन अख्तर साहब, हमारे प्यारे, बहुत ही प्यारे मोइन अख्तर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, फातिहा पढ़िएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किचन में, शेफ़ आमनाज़ किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग गप्पे लगाई, कैमरामैन और मैंने, और हम सब ने मिलकर ज़िंदगी के बहुत मेजर फैसले लिए। फिर हमने सोचा अब हम किचन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे भी शेफ़ आमना का किचन है और सारा काम भी मेरे से इसने कराना है। चलें फिर। आज नमकीन नहीं बना रही जी, आज हम मीठा बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज ज़रा जाने वाली है, तो हमने कहा ज़रा इनके साथ हम कुछ अच्छी सी 2-3 चीज़ें बना भी लेंगे और कुछ अच्छी सी आपको बता भी देंगे। कुछ लोगों का होता है स्टोर करनी है और कैसे, क्योंकि बहुत पसंद होती हैं और आपको पता है बड़ी इनकी टाइम पीरियड कम होता है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि किधर से स्टार्ट करें, क्या करें? जी, मुझे बता दो, मैं कुछ स्टार्ट कर दूं। जी, हम ये हमने सॉस इसकी रेडी करनी है। अच्छा। खुद ही। तो ये जो है वो प्योरी है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड किया हुआ। बिल्कुल, सिर्फ ये प्योरी थोड़ी सी ये हम कुक कर लेंगे।
और उसके साथ ही थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड कर लेंगे ताकि ये जब तक कुक हो जाएगी। तो ये तो एक तरह से जैम का मिक्स बन गया। जी, जैम के लिए थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी अभी, उससे वो प्रिजर्व हो जाएगा। प्रिजर्व हो जाएगी। और उसके साथ अगर थोड़ा सा जेलेटिन डाल दें उसमें तकरीबन 1 to 2 और अगर टेबलस्पून, जेलेटिन की उसके अकेले अलावा तो आप स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा जैम का भी वो बिल्कुल, डाल सकते हैं। जैम भी और एक स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट होता है ना, उससे वो डाल दें, उससे कलर भी आ जाएगा। और वो जो एक जैम की हमारी होती है ना कि सेट बड़ा अच्छा हो जाती है, वो जार में डाल दें, बिल्कुल आप स्टेरलाइज्ड जार हाँ, लेकिन स्टेरलाइज्ड जार होना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल। और फिर फ्रिज में वो अच्छा टाइम गुजार देती है, कुछ भी नहीं होगा उसको। बाय द वे हम लोग ऐसे भी करते हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत मज़े का बनाती हैं जैम, और बल्कि लोग तो कह कह के मांगते थे। अब मम्मी उस तरह से नहीं करती हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है एज के साथ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं बाजी मुबशरा, उन्होंने फिर उस दिन जैम बनाया हुआ था। तो हम जब संडे को गए वहाँ पे तो स्कोन्स बनाए थे मेरे ब्रदर इन लॉ ने, सुहेल भाई ने। तो उन्होंने साथ में जो जैम बनाया इतना मज़े का था, तो मुझे याद आया है इस पर तो हमने जैम ही नहीं बनाया। तो व्यूअर्स, ये एक बड़ी अच्छी और ये बड़ा प्यारा गिफ्ट भी है। अब जैसे शहतूत भी सीजन में है, आप शहतूत भी बना लें और आप स्ट्रॉबेरी जैम भी बना ले, दोनों का जैम बना के बोतलों में डाल दें। और अगर आजकल तो लेबल भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं, आप लेबल्स ले और उन लेबल्स को लगाएं बोतलों के ऊपर, और आपने किसी को, अपनी बहन हो गई, खाला हो गई, कजन्स हो गए, उनके घर आपने एक जैम की और एक उसकी, और उससे ज़्यादा दो उसका जैम की टेस्ट बोतल भी, और वो बहुत उसका एक आपको कहते हैं ना फैक्ट्री बड़ा अच्छा आएगा कि होम मेड, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, यार तुमने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया। मैंने भी ना अब जरा जाके स्ट्रॉबेरियां काफी लेनी है, क्योंकि ये अभी जस्ट 1 to 2 वीक्स बाद आपको मुश्किल हो जाएगी मार्केट में नजर आने। तो समर जैसे जितनी ज्यादा गर्मी होती जाती है तो फिर ज़ाहिर इनकी लाइफ इतनी नहीं होती। और ये इसका अगर तुम तरीका बता दोगी ना बनाने का प्रॉपर, तो हमारे व्यूअर्स भी फिर ट्राई कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक तो इसको स्टोर करने का भी बता देती हूँ। जैसे आप मार्केट से लेके आए स्ट्रॉबेरीज, कोई भी आपने ले ली, एंड देन सबसे पहले आप इनको अभी पानी से वॉश ना करें। सबसे पहले आप इनको फैला लें, मतलब जैसे ट्रे में निकाल लिया आपने, और इनको आपने जो इनका लीव्स है ऊपर से वो कट कर लें। एंड इस स्टेज पे फिर आप इनको एक जो है वो बोल ले लें, उसमें पानी डालें आप, और उसमें आप 1 to 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करें। सिरका डालें। ये आजकल बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। तो वो उसमें आप इसको जस्ट 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको स्ट्रेनर में डाल के रिंस कर लें ऊपर से टैप वाटर से, एंड देन फिर आपने इनके स्लाइसेस करने हैं या प्योरी बनानी है, ये कर लिया। अगर आप एज इट इज भी चाह रहे हैं, लेकिन उसको छानना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को बीज नहीं अच्छे लगते, तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो बीज उसमें रहने दें, वो सारी चीज टुगेदर बड़ी मजे की बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि यही तो इसका बाकी जैम से डिफरेंट यही तो चीज होती है कि जो वरना तो लोग सिर्फ कलर और वो आते हैं, बिल्कुल वो। और बाय द वे जो आप लोग मार्केट से खरीदते हैं ना व्यूअर्स जैम, अनलेस आप कोई बड़ा इंपोर्टेड या उस तरह के लिए, नॉर्मल जैम जो इतना सस्ता आपको मिलता है वो इसलिए आपको मिलता है बिकॉज उसके अंदर एक्चुअली कलर डाला होता है और एसेंस डाला होता है, उसमें स्ट्रॉबेरी बहुत कम होती है। पल्प जो है एग्जैक्ट जो फ्रूट है उसका यूज़ इतना नहीं होता, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और कुछ भी इसमें कॉस्ट भी नहीं आती अगर आप जैम खुद बना लें। देखिए हमने प्योरी बना ली है, आप इसको अब थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा, इसको कुक करें थोड़ा सा, ये जब कम हो जाएगा थोड़ा सा, देन फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आपने अगर जैम बनाना है तो आपने शुगर ज़्यादा ऐड करनी है। जैसे अगर आप एक 1 kg ले रहे हैं जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो फिर आप तकरीबन ये ऑलमोस्ट ½ kg जो है इसमें जैम शुगर डालेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है कि उसकी जैम की अंदर शुगर अच्छी होगी। उसके साथ हम ये बिल्कुल 1 to 2 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड करें, एक तो इससे प्रिजर्व हो जाएगा ये, और उससे इसकी लाइफ भी थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और आपने अगर ये जैम का सॉस भी बना लिया है, जी होता है ना, कभी आपने फॉर एग्जांपल कस्टर्ड बनाया घर में, बिल्कुल तो आपने उसमें थोड़ा सा फ्रूट डाला और उसके ऊपर से आपने ये जैम डाल दिया। आइसक्रीम बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, सीजन भी आ रहा है, तो बोतलों वाले वो लेने से बेहतर है कि आप इसको इसी को ही अगर हम थोड़ा सा मजीद रनी कर लेंगे, जैम अगर हम नहीं बनाते तो देन स्ट्रॉबेरी सॉस हमारी बड़ी अच्छी बन गई है, बच्चे बड़ी पसंद करते हैं इसको। अच्छा, अब ये हम ना इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डाल रहे हैं जो हमने बिल्कुल यानी कि स्लाइस भी नहीं की हुई, इनको जस्ट हमने वॉश किया हुआ है, ताकि ये हमारी एक चंकी सी सॉस बन जाए। इसके लिए ये जो प्योरी है इसी में हम सारी डाल दें इसमें, ये वाली ये हमने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए सेपरेट रखी है। तो ये आप देखें, ये अब मैं इसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो सारी कुकिंग हो जाए। बिल्कुल जी ठीक, सारी डालनी। हाँ जी हाँ जी, अब तो डाल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता जी, नहीं बिल्कुल। ये अब ये देखें, इससे ये वैसे भी आप अगर इसको टेस्ट करेंगे ना तो
इट टेस्ट अमेजिंग। ओके, ये अब मैं आपके सामने, अब आप इंग्रेडिएंट्स, जी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। हमने इसके लिए स्ट्रॉबेरीज है आपके सामने, ये हमने लेनी तकरीबन 250 ग्राम्स ले लें आप, 1 kg ले लें, जितनी आपने यूज़ करनी है उतनी आपकी चॉइस है। उसके साथ हमने दूध लिया 1 लीटर, उसके अंदर हम लोगों को चाहिए होगा चीनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, स्ट्रॉबेरी जैम 2 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट और विपिंग क्रीम गार्निशिंग के लिए जो यूज़ होगी 250 ग्राम्स है, और स्ट्रॉबेरीज भी गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगी। अच्छा, अब मैंने ये कर लिया था कि जो मिल्क लिया था मैंने, उसको मैंने 2 चीज़ें आपके पास, या तो आप स्ट्रॉबेरी जो कस्टर्ड होता है वो ले लें, या फिर आप खुद से जो उसका कस्टर्ड है वो खुद बना लें। दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड आप लेंगे तो उसमें आपको कोई कलर एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप जो सिंपल घरों में मोस्टली कॉर्नफ्लावर होता है, तो कॉर्नफ्लावर को आप जो स्लरी बना के, दूध आपका जब बॉयल हो गया अच्छा, उसमें शुगर आपने कुक कर ली, उसके बाद आप उसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाएं, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर दें, चाहें तो थोड़ा सा कलर आप इसमें ऐड कर दें, तो ये आपकी ये स्टेज आ जाएगी, ठीक है। एंड देन ये देखिएगा, अब इसके अंदर मैंने इस स्टेज पे ना, मैं ये देखें जैसे ये कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा सेट है, और ये बहुत आपने ज़्यादा हार्ड इसको नहीं बनाना, थोड़ा सा ये रनी रहेगा। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करी हूँ, क्रीम ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो देन इसका एक तो टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। और बाय द वे, जब भी कस्टर्ड बनाए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप हमेशा कि क्रीम बताती हैं, ज़रूर डाला करें। होता पता है क्या है, स्पेशली जो हम बॉटल वाली वो जो डब्बे वाला यूज़ करते हैं ना कस्टर्ड, उसके अंदर इतनी उन्होंने जेलेटिन या मैदा या जो भी चीज़ डाली होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, उससे होता क्या है कि उसका ना अजीब जेली टाइप टेस्ट आता है। कस्टर्ड हमेशा स्मूथ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी हो जाती है उससे, और उसका क्रीमी फ्लेवर होना चाहिए। ये थोड़ा सा, ये जो अब विनेगर है मैं वो भी स्टेज में डाली ताकि ये ज़रा कुक हो जाए इसमें। ये देख लें, ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी जैम है, ये थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं, इसी में सॉस में डाल देंगे। ये भी मैं डाल देती हूँ अभी, ताकि फिर ये सॉस हमारी जो है वो रेडी होने की तरफ आ जाए। थोड़ी सी ये ठंडी होगी, इसका हमने वेट करना है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो मैं इसलिए सॉस में ऐड करी। ये देखिए, फिर इसमें हमें एक्स्ट्रा एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो वैसे भी प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब देखें कोई कलर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ ये स्ट्रॉबेरीज़ का अपना कलर है और प्यूरी है, और उसके साथ ये जो चंकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये इसमें कुक हो रही हैं। इसको आप बॉटल में फिल करके रखें, वही जैसे आपको बताया कि स्टरलाइज जार मस्ट है। और दूसरा, जब आप उसको यूज़ भी करें तो उसमें आप जो है वो मॉइस्चर अवॉइड करें, उसमें आप जो भी स्पून डालें वो गीला ना हो, उसके साथ आप बड़े तरीके से उसको निकालेंगे तो कोई भी इशू आपका नहीं आएगा। ये देखिएगा, ये अब स्टेज पे हमारे पास कस्टर्ड है, और ये एक मैं जो बड़ा बाउल है ये है हमारे सामने जो हमने। तो स्ट्रॉबेरी डिलाइट में बेसिकली डलता क्या है? स्ट्रॉबेरी डिलाइट में बेसिकली हमारे पास लेयर्स अभी हम इसमें ये कस्टर्ड की लेयर डाल दें नीचे एक, और सबसे पहले मैंने देखिए मैंने क्रीम भी विप करके रखी है, ताकि एक तो लेयर आ जाएगी और एक जो है वो लुक बड़ी अच्छी इससे हमारी आ जाएगी। तो इसमें ये लेयर्स हमने ऐड कर देनी है। सबसे पहले ये मुझे ये वाला मैं ले लेती हूँ, ये देखिए, इसके साथ इसमें अब मैं जो शॉर्ट्स हैं इंडिविजुअल वो भी बना रही हूँ, इंडिविजुअल सर्विंग अगर आपने करनी है, और उसके साथ जो एक फैमिली सर्विंग ये ऊपर से जाएगा। जी, ये ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि या तो अगर इसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, मज़ीद अगर आप चाहें तो आप इसमें एक जो है स्ट्रॉबेरी जेली या रेड जेली जो होती है वो भी बना के रख लें, वो उसकी भी आप एक लेयर बना लें। बट उससे ज़्यादा प्रेफर मैं करी थी कि ये फ्रेश जो हम सॉस बना रहे हैं ये हम ऐड करेंगे। अब इसमें ये एक थोड़ा सा प्रोसेस भी आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दी थी कि थोड़ी सी मैंने बिल्कुल हल्की सी ज़रा सा कॉर्नफ्लावर लिया था, उसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी वाटर बेस इसकी स्लरी रेडी कर ली है, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी ज़रा सी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, गाढ़ी हो जाए। जी, और थोड़ी सी उतनी देर में ज़रा सा ठंडा होगा, क्योंकि फिर हमने ये ऐड करना है। बिल्कुल गर्म हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड हमारा ठंडा है, तो फिर वो लेयर्स नहीं बनेंगी उसकी। मैं ऐड करी, मिक्सिंग करते रहेंगे। ये देखिए, सही हो गया। अच्छा, ये अब इसमें जब ये देखें ना, अच्छा अब इसके स्टेज पे आ गया जहाँ पे ये कुकिंग हो रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखें ना, अब ये जैम टाइप इसकी शक्ल आ गई है। बट ऑब्वियसली आपने जब जैम बनाना है तो उसमें आपने ये मैदा मुदा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना जी, उसमें आप जेलेटिन ऐड उसमें करेंगे, आपने जेलेटिन डालनी है, या किसी स्ट्रॉबेरी पैकेट। जैम का आपने एक पैकेट डाल दें, ताकि उसकी थोड़ी सी वो कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। और अच्छा, जल्दी से बता दें, चंक्स इसमें ऐड करी, और ये देखें सबसे नीचे ज़रा एक लेयर बना लेते हैं इसके, ताकि ये लुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन आएगी। और यही चीज़ आप बड़ी डिश में भी करेंगे। ये देखें ना, एक स्ट्रॉबेरी डिलाइट प्योर स्ट्रॉबेरी की चीज़ बन गई। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रॉबेरीज और बनानास कट करके डाल दें,
सीजनल फ्रूट्स बहुत क्योंकि सारे हैं जो स्ट्रॉबेरी भी और बनाना की कॉम्बिनेशन बड़ी बहुत मजे अच्छी की लगती होती है। नो नो, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे को शेक वैसे भी भी बड़े मजे कॉम्प्लीमेंट का करते बनता हैं। है। तो जी, अब ये देखिए इधर अब हम ये थोड़ी सी जब हमारी ये जो थोड़ी सॉस सी है, मैं इनको चॉप कर रही जी, हूँ थोड़ा अगर सा। ये थोड़ी सी अगर हम इसमें इस वाले में डालें, बट वो भी ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम लाओ, डालेंगे तो ये लाओ। लेयर्स बन जाएंगे। ये देखिए हो जाएगा ना वो तो, ठीक मतलब वी कैन डू दैट अ लिटिल बिट। अभी यस, थोड़ी सी ये चमकी भी डाल दूँ। चंक्स भी ऐड हो जाएंगे इसमें। बिल्कुल ये अब आपके सामने स्क्रैच से खुद हर चीज़ बनाई है, कुछ भी इसमें रेडीमेड नहीं था। ये देखिए 2 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद आप अपना एक और क्रीम का लेयर लगा दें, क्योंकि क्रीम ज़रा गरम के ऊपर, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये जी। देखें कुछ भी इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा जगह ये अब और छोटी सी एक स्ट्रॉबेरी आपने। और बच्चों के लिए देखें कि इस तरह की आप उनको बना के देंगे तो किसको पसंद नहीं आएगी। और कौन नहीं खाएगा। जी। चलें अब हम अपने ये जितनी देर इसको बाकी का इसको ठंडा होने के लिए और इसका वेट कर रहे हैं, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स आज बड़ी इंटरेस्टिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग एट होम में। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई माय फेवरेट पर्सनालिटी इज़ हियर टुडे। मैं तो बड़ी खुश हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि आज का प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि पूरी दुनिया को आज बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो कहूँगी कि दुनिया में सुपरमैन, स्पाइडरमैन इन लोगों को हीरोज़ बनाते हैं। एक्चुअली जो हीरोज़ हैं वो ये लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं हमारे और हमारे बच्चों के और हमारे अगली जनरेशन्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हैं। वैसे तो कहते हुए बड़ा अजीब लगता है क्योंकि टाइटल इनका बहुत बड़ा है, लेकिन इतने कैजुअल और इतनी आजिज़ी के साथ पेश आने वाले इंसान है कि पता ही नहीं चलता कि इतनी हाई पोस्ट है। Thank you so much. जब पढ़ती हूँ ना फिर एहसास होता है एक मिनट ज़रा हमें थोड़ा ज़्यादा रिगार्ड देना चाहिए। बट वही वाली बात कहते हैं ना, जो जिस दरख्त को फल लगता है वो हमेशा झुका हुआ ही होता है। सो डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे साथ इमरान हामिद शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक क्या यू सो हाल है मच। इमरान आपका? अल्लाह इज़ वेरी काइंड। आप कैसी हैं? ठीक हैं? नो डाउट अल्लाह इज़ वेरी काइंड एंड यू आर ऑल्सो बीइंग वेरी काइंड टू पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। नहीं जी, हम कौम के लिए कुछ कर लें, हमारे लिए एजाज़ की बात है। तो अच्छा इमरान, देखिए एज डायरेक्टर जनरल पंजाब की पहली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का आगाज़ पर सबसे पहले बात तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात है, Thank you so छोटी much. बात नहीं है कि हर प्रोविंस अब एक डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहा है। और ऑफ कोर्स इस चीज़ का हम बहुत सा क्रेडिट मरीम नवाज़ साहिबा को देना चाहेंगे। देखिए हर स्टेज पे वो ऐसे ऐसे ब्रिलियंट स्टेप्स ले रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि शी इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली आज तक और कोई खातून जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अपनी जगह बनाना और देखें जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और भी बहुत बड़े बड़े मेजर चीफ मिनिस्टर्स हमारे मुल्क के रहे जिन्होंने बहुत मेजर चेंजेस लाए, वहाँ पे एज अ वुमन अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। नो आप माने या ना माने, आज भी ये एक बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। सो एक तो मैम ने अपने आप को इस पोजीशन में लेके आए कि आप सीएम बनी, और फिर उसके बाद अनथक मेहनत, ये तो एक एलिमेंट है जो हम बिल्कुल आज ऐसा ही डिस्कस करेंगे। चाहे आप बात करें इलेक्ट्रिक बसेस की, चाहे आप बात करें मतलब ख़वातीन के हकूक़ के लिए चीज़ें करना, बच्चों के लिए करना, बुज़ुर्गों के लिए आसानियाँ पैदा करना, चीज़ों को फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज करना कि लोगों के ऊपर बर्डन कम हो जाए, लोन्स देना यूथ को, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब क्या है जो मैडम नहीं कर रही। एग्जैक्टली ऐसे ही जी, बिल्कुल नो तो डाउट। इस ये भी वन ऑफ One of हर her मेजर initiatives, स्टेप्स। exactly. तो मुझे ये बताइए कि इस फोर्स को बनाने के बारे में सुबह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचा? देखिए आपके सामने है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी नाउ। हम पहले जब कहते थे कि जी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ आएंगे, वो इश्यूज़ अब हमने अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा है कि पंजाब के अंदर स्मॉग कितना बड़ा इशू है, अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह हेल स्टॉर्म हुआ है, ओले पड़े और इतने बड़े बड़े ओले पड़े कि गाड़ियां टूट गई, गाड़ियाँ टूट गई, फिर एकदम घर हीट डैमेज वेव्स हुए। हैं, अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स हैं, अनएक्सपेक्टेड रेन पैटर्न्स हैं। सो ज़रूरत इस बात की थी कि जिस तरह इंटरनेशनली अब एक फोकस है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज पे,
तो पंजाब बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, 60% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, 140 मिलियन का ये सूबा है। तो इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट की सूरत हाल थी वो बहुत, जिसको कह लें बहुत नागुफ्ता बेकिस्म और मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारी मिनिस्टर साहिबा, वो खुद बड़ी इस बात पे उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट भी लिया है और बहुत ज्यादा अपसेट हुई हैं। देखिए खुद भी एक माँ है ना, एग्जैक्टली वो भी एक माँ है, एग्जैक्टली मरियम साहिबा भी एक माँ है। देखिए बाप माँ दोनों, जन्नत एक के पैरों तले, दूसरा जन्नत का दरवाज़ा बाप। लेकिन हम जब पॉलिटिकली सोचना छोड़ेंगे और पेरेंट्स और अपने बच्चे और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर इसी किस्म के चेंजेस आएंगे। एग्जैक्टली तो मरियम औरंगजेब साहिबा को भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है इस गुफ्तगू। देखिए मैडम ने, जहाँ मैं सीनियर मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे याद है साल पहले उन्होंने एक मीटिंग की एंड शी केम वेरी कैंडिडली एंड शी सेड के व्हाटएवर आई ईट आई हैव अ चॉइस, व्हाटएवर आई ड्रिंक आई हैव अ चॉइस। मेरी मर्ज़ी है मैंने कहाँ बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, मेरी मर्ज़ी है, किस हॉस्पिटल में हमने इलाज करना है, वी हैव अ चॉइस, बट किस हवा में हमने सांस लेना है, वी डोंट हैव अ चॉइस। हम सब ने, अमीर गरीब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, एनीथिंग, अगर हम एक काम जो कि सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, जो कि सबको बेनिफिट करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी, जिसको कह लें क्लास, क्रीड, जेंडर, तो वो है हम अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने सूबे की इन्वायरमेंट को ठीक करें। सो यहाँ से ये एक प्रोसेस था जो कि स्टार्ट हुआ और फिर उसके अंदर जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू की, देखें ये जो एक साल का जर्नी है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आर सीनियर मिनिस्टर मैम मरियम औरंगजेब एंड ऑब्वियसली अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब, हमारा जो एक बहुत बड़ा जो जर्नी है वो ये है कि हमने जो सक्सेस स्टोरी है, हमारी सक्सेस स्टोरी सिर्फ वो नहीं है कि लोकली, बल्कि आप यकीन कीजिए कि इंटरनेशनली हमें अब एक रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पूरे पंजाब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम लोग कोलंबिया गए हुए थे जहाँ पे इंटरनेशनली पंजाब पाकिस्तान एंड लंदन यूके की केस स्टडी प्रेजेंट हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि जहाँ पे ये एनवायरनमेंट पे इतना काम हो रहा है। इसी तरह यूएन के इदारे जो हैं वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर वो प्रेशर कम हुआ। तो एक साल की बड़ी इसके अंदर बहुत मेहनत शामिल थी। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस, ये एकदम स्विच बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं होगा, एक प्रोसेस है जिसके तहत ये चलेगा। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पास मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत डेफिशिएंसी थी। ठीक है। आप यकीन कीजिए कि हमारे जो ऑफिसर्स फील्ड में ऑपरेट कर रहे होते थे, दे डिडंट हैव अ यूनिफॉर्म, वो जाते थे, उनके पास बहुत ही जिसको कह लें मिनिमम किस्म के रिसोर्सेज होते थे। तो हमने फिर मैडम मरियम औरंगजेब ने जब ये सारी सिचुएशन का शी टुक स्टॉक ऑफ ऑल द थिंग्स, सो सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि हम जिस तरह इंटरनेशनली फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्सेज होती हैं, उस तरह एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई। ये देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स। एग्जैक्टली। Okay. सो आर फोर्सेस, ये जो बाय द वे फुटेज अभी देख रहे थे बाइक्स की भी और अपने उससे पहले मैम मरियम नवाज़, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये सब जो प्लेटफॉर्म पे ये क्या है? ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह है जी कि ये एक पासिंग आउट है और ये बेसिकली देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स ने, चूँकि एनवायरनमेंटल जो पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड हमें लोग चाहिए, उनकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन चाहिए। एक एनवायरनमेंटल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना एक रूटीन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने से इंटायरली डिफरेंट है। सो उसके लिए हमें एनवायरनमेंटलिस्ट चाहिए, उसके लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए। सो हमने एक पूरी प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ज़ेर इस्तेमाल जितनी बाइक्स हैं वो ई बाइक्स हैं, जो गाड़ियाँ इनको दी गई हैं वो इस वक्त हाइब्रिड दी गई हैं और ये हाइब्रिड भी हम कन्वर्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो बिल्कुल ई व्हीकल्स पे हम कन्वर्ट कर जाएंगे। आपको भी मैं ब्रेक में आपसे क्या बात कर रही थी कि आप बेशक मेरी गाड़ी चेक कर लें, मेरे पास होती थी बड़ी गाड़ी जिसकी इमिशंस बहुत ज़्यादा होती थी। एग्जैक्टली। गाड़ी मैंने डिसाइड किया कि चेंज करनी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के स्मॉग बोल रही हूँ और ख़ुद मैं अपने आप को सीधा नहीं कर रही। ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी जीप टाइप टैके वाली होती है। मैंने आपको क्या कहा, एक टैका था, बट टैके के पीछे मैं अपने बच्चे, अपनी आवाम के बच्चे, अपनी अगली जनरेशन्स को बर्बाद कर दूँ। गाड़ी चेंज कर ली। अब जो गाड़ी लिया इसी तरह हाइब्रिड है और जैसे ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ज़्यादा बन जाएंगे चार्जिंग के, इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ज़बान देती हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट कर जाऊँगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरी ट्रैवलिंग और काम इतना होता है कि
प्योरली इलेक्ट्रिक पे मैं रिलाई नहीं कर सकती। एग्जैक्टली सो मतलब वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है तो यही एक ज़िम्मेदार शहरियों की यही ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। और इसके साथ ये था कि हमारी जितने भी इंस्पेक्शंस होती थी दे वर ऑल मैनुअल अ ईयर अगो, इन 2024 दे वर ऑल मैनुअल स्टार्ट में। उस सारे प्रोसेस को हमने डिजिटाइज़ किया है, डिजिटलाइज़ किया है। हमारी जो फोर्स है उसके पास टैबलेट्स हैं, उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके पास बॉडी कैम्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट है गाड़ियाँ चेक करने के, एमिशंस चेक करने के। और मैं आपको सबसे खुशी की बात ये बताऊं कि हमारी इस सारे प्रोसेस को ISO सर्टिफिकेशन मिली है। वी आर नाउ एन ISO सर्टिफाइड डिपार्टमेंट ऑन 3 इसका मतलब क्या है, क्राइटेरिया। ये भी समझाएं हमारे व्यूअर्स मैं को। बताता ISO सर्टिफाइड क्या चीज़ है? देखिए दुनिया ने मुख्तलिफ चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और दुनिया की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इदारे जो काम कर रहे हैं, उनको डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर वो चेक करते हैं और अगर वो एक सर्टन स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं तो उनको 3 साल के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। ISO सर्टिफिकेशन दैट इज कॉल्ड ISO सर्टिफिकेशन। दिस इज द टॉप नॉच सर्टिफिकेशन जो कि UK की एक्रेडिटेशन सर्विस करती है। वी प्रेजेंटेड आवरसेल्व्स विद द कंसेंट ऑफ द सीनियर मिनिस्टर। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा जी वी आर कॉन्फिडेंट, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। UK की एक्रेडिटेशन कंपनी जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे मुश्किल एक्रेडिटेशन कंपनी समझी जाती है, सर्विस समझी जाती है, उससे हमने अपनी ये ऑडिट करवाया ऑन 3 क्राइटेरियाज: ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड टाइमली रिस्पॉन्स। 3 ऑडिट्स डन, ऑल क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जो हमारी मुबारक हो एनवायरमेंटल भैया, प्रोटेक्शन बहुत एजेंसी, मुबारक थैंक यू आपको। सो मच, वो पहली हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसने ये ISO सर्टिफिकेशन लिया। हमारा मैं सारा प्रोसेस इसलिए कंफ्यूज हुई बिकॉज मेरी जो एक मेरी स्किन केयर है की ब्रांड है वो भी ISO सर्टिफाइड है। तो मैंने कहा ये तो प्रोडक्ट्स के लिए होता है। हाँ, वो एक्चुअली कोई भी शख्स जो कि अपने आप को समझता है कि मैं एक ऐसे स्टैंडर्ड पे खड़ा हूँ तो जो वो कि करा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अच्छा। तो वो अप्लाई करता है कि जी आप आएँ, आके मेरा ऑडिट करें, मेरा स्टैंडर्ड चेक करें। सही। उसका फिर एक पूरा लेबोरियस प्रोसेस है जिसके अंदर 3 ऑडिट्स होते हैं डिफरेंट तरह के। वो जाहिर है जो प्रोडक्ट है उसका उस हिसाब से होता होगा, हमारा प्रोसेस इसके हिसाब से। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है बट ये इसी ISO तरह होता है certification। लंबा चौड़ा, वो ये नहीं होता लंबा कि चौड़ा आए देखे निकल गए। बिकॉज बात ये कि आपने एक दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें चले मैनेज कर ली। हाँ, नहीं वो और आई थिंक फाइनल चेक जो होता है वो विदाउट वो एक रैंडम चेक होता है। जी जी, ये तीनों रैंडम चेक होते हैं जिसके अंदर पूरा वो प्रोसेस चेक करते हैं। फिर हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनके टेलीफोन नंबर्स, उनको कॉल्स, वो जाहिर एक परफॉर्मेंस ऑडिट था विच वाज डन बाय UK एजेंसी। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अब हमने बेस तो बना दी कि ये जो 16 अप्रैल को लॉन्च हुआ है हमारा बहुत ही ब्रिलियंट पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब गवर्नमेंट के एंड से, इसके बारे में अब डिटेल्स लेंगे कि इससे अब वो क्या करेंगे, हमने क्या करना है और कैसे हम मिलजुल के इस चीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स 250 अफराद पे मुश्तमिल लॉन्च हुई और 16 अप्रैल को उनकी पासिंग आउट सेरेमनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग प्रोसेस होती है। हमारे साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इमरान हामिद शेख, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, DG एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे साथ है। बॉस, अब ये करेगी क्या? देखिए इसके 10 स्क्वाड्स हैं, 10 और ये 10 स्क्वाड्स जो हैं ये अपना अपना इनके 10 एरियाज़ हैं जिनके लिए डेडिकेटेड हैं। एक हमारा इंडस्ट्रियल स्क्वाड है जो कि हैज़र्डस मटेरियल को डील करता है। पहले सूरत हाल ये होती थी कि जितने हैज़र्डस मटेरियल हैं हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लोग जाते थे, आप यकीन कीजिए वो एसिड्स के साथ डील करते हैं, कोरोसिव मटेरियल्स के साथ डील करते हैं, प्रॉपर गियर तक नहीं होता था उनके पास। सो नाउ दे विल बी हैविंग कंप्लीट PPEs, उनके मास्क अपने पूरे जैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चीज़ होती है उस तरह होगा। फिर इसके अलावा हमारा ब्रिक किल्न जो है उसको जाके हमने उनके जो पॉइंट सोर्स एमिशंस हैं उनको देखना होता है। आपने नोट किया होगा, पंजाब के लोगों ने भी नोट किया होगा कि पिछले 6-8 महीने से आपको ब्रिक किल्न से काले धुएँ नज़र आना बहुत कम हो गए हुए हैं। अब आपको धुआं जो है वो सफ़ेद रंग का नज़र आता है जो कि बेसिकली स्टीम है और वो एक सारा प्रोसेस है। इसके अलावा जो है हमारा फ्यूजिटिव डस्ट का एक स्क्वाड है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके ऊपर स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स लगवाने हैं, जो ये ट्रॉलीज़ रेत वाली आ रही होती हैं अनकवर्ड, उनको डील करना है। फिर हमारा जो है वो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का एक स्क्वाड होगा
फिर हमारा जो है वो एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स होगा, जो ये प्लास्टिक आपको खुशी होगी ये सुन के कि हमने 200 टन से ज़्यादा जो प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि सब स्टैंडर्ड थे उनको कॉन्फिस्केट किया। दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन वेरी वेरी स्मूथली एंड फास्टली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा जितने हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट के स्क्वाड्स होंगे, अर्बन विजिलेंस स्क्वाड होंगे, स्टबल बर्निंग के स्क्वाड्स होंगे, जो ये म्यूनिसिपल वेस्ट की बर्निंग कर रहे होते हैं लोग उसका स्क्वाड होगा। अर्बन विजिलेंस के अंदर ये जो ओपन लिटरिंग लोग कर रहे होते हैं, गाड़ी का शीशा उतारा बाहर फेंक दी चीज़ें, उनको हम प्रॉपर सर्विलेंस कर रहे होंगे। हमारा एक हॉक आई स्क्वाड है जो कि मैं समझता हूँ वन ऑफ इट्स काइंड। पहले क्या होता था, पहले ये होता था आपने मैंने किसी और ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हम उसके ऊपर कार्रवाई करते होते थे, या हम ओवरऑल सर्विलेंस करते थे जिसमें कॉम्बिंग ऑपरेशंस वगैरह होते थे, टाइम बहुत लगता था, रिसोर्सेज बहुत लगते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज़ के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद 3 बड़े शहरों में, और फिर इसका दायरा कार हम पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। हमारे ड्रोन अगली पासिंग आउट कब होगी आपकी? नेक्स्ट जो बैच है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसका अब हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, और मोस्ट प्रॉबेबली विद इन पीरियड ऑफ लाइक 5 to 6 months, क्योंकि पूरा वो फिर रिक्रूटमेंट एंड देन। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि देखिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एक इतनी बड़ी स्क्वाड है उसमें, मतलब लोग कंप्लेन करते हैं नौकरियाँ नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर भी गाइडेंस दे दें। देखिए जॉब क्रिएशन मतलब इन द सेंस कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इसके अंदर BS एनवायरनमेंट, MS एनवायरनमेंट, MPhil, PhDs, आई मीन ये सारे जो हैं ये लोग जिन्होंने इन्वायरमेंट रिलेटेड डिग्रीज़ की हुई हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। अभी जो हमने रिक्रूटमेंट की है, यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि हमारे जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर उस पूरी फोर्स में 25% लेडीज़ हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स, और होनी चाहिए, और बॉस 50% होनी चाहिए, और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो जिन्हें हम इंस्पेक्टर्स कहते हैं उसमें 46% लेडीज़ हैं, और जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो कि ऑपरेशनल कमांडर्स हैं उसमें 85% लेडीज़ हैं। लेकिन सर आपको ऑफ कोर्स एक और जेंडर भी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग भी, बाय द वे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है व्यूअर्स। ऑब्वियसली बाइक चलाना शायद कोई इंसान अगर डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए एक टफ चीज़ हो, लेकिन आई एम श्योर के और एरियाज में इसके अंदर डिफरेंटली एबल्ड जो 2% है हमारे, वो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशली एबल्ड हैं, बिल्कुल सही। और तो मतलब मेरा बताने का ये था कि अच्छा इसी तरह जो आपने ट्रांसजेंडर्स की बात की है, तो वो भी अगर इफ़ दे आर क्वालिफाइड, हम उसके हिसाब से जेंडर ब्लाइंड है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अमेजिंग व्यूअर्स, सो जेंडर अगर जेंडर ब्लाइंड, और बाय द वे हमारी अल्लाह का शुक्र है पंजाब गवर्नमेंट चलती ही जेंडर ब्लाइंड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर आप अच्छा काम करें, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिफाइड होना चाहिए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिल्कुल मेरिट के ऊपर, मेरिट बेस्ड है, कोई सिफारिश नहीं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, सीनियर मिनिस्टर ऑफिस से, क्लियर डायरेक्शन है। आप हैरान होंगी इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर हो रही थी। आई एश्योर यू वो तो मतलब सिफारिशें होना दूर की बात, कोई सिफारिश आई ही नहीं, बिल्कुल, यानी सारी की सारी जो थी वो बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट। सबको पता था कि ये काम मेरिट के ऊपर हो रहा है, और ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बना के दिया हुआ था कि उसके अंदर मैं भी अगर चाहता किसी को एडजस्ट करना तो मैं भी नहीं कर सकता था। So, इस तरह का होना भी ऐसे ही चाहिए बॉस, होना भी ऐसे ही चाहिए। सिस्टम्स के थ्रू सारे फिल्टर्स लग रहे थे, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड थी, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जिसने जितनी क्वालिफिकेशन ली है उसके इतने नंबर, और दैट इज़ वाई आप हैरान होंगे हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन वाज BS, हमें 60% लोग MPhil आए हैं, और जो हमारे डेप्टी डायरेक्टर्स हैं ऑल ऑफ देम आर PhDs, डेप्टी डायरेक्टर्स आर ऑल ऑफ देम PhDs, माशाल्लाह। सो एक तो ये हुआ कि जेंडर बैलेंस आया है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सेक्टर के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के एक बहुत बड़ा एलिमेंट, अगर आपको घर के लेवल पे भी लोगों को आके अगर कोई चीज़ समझानी है तो सिंपल बात है, जनानी को जनानी समझाती है तो हम सुन लेते हैं। अगर कोई बंदा आके मुझे मेरे घर पे बता के, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मुझे तो क्योंकि आई वर्क विद मेन एंड वुमेन तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई खातून आके कहेगी कि देखें ये वाले इश्यूज़ हैं आप इनको एड्रेस कर लें, मैं शायद बड़े आराम से सुन लूँ। बट अगर कोई मेल आएगा और पर्दे का इशू होता है, 1000 चीज़ें होती हैं, कंफर्ट नहीं होता आपका, मेल आके जब आपको इस तरह की बात कहता है तो अक्सर इंसान जो है उनकी बात भी नहीं सुनता। सो बड़ी अच्छी बात है। और देखें बहुत से मसाइल तो घरों से शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल, घरों पे अक्सर मर्द नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस औरत से बात करने के लिए अब हमें वो एक पूरी एक जिसको कह लें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना, और घर के अंदर सेग्रीगेशंस करना, कंपोस्टिंग सिस्टम करना, हम जिस तरह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स ला रहे हैं, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप
एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस की तरफ आएँ, उसके ऊपर हम पैसे देते हैं। आप बाइसिकल लें, हम आपको पैसे देते हैं। आप ई बाइक लें, हम आपको पैसे देते हैं। आप मैंने हाइब्रिड गाड़ी ली, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। आप हमारे साथ रजिस्टर हो और हम आपको पैसे देंगे ज़रूर देंगे। सच्ची बात बताऊं इमरान भाई, चले पैसा तो हर बंदे की आज की ज़रूरत है, लेकिन पैसे से बढ़ के हम अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आप कितने भी अमीर हो जाएं, अगर आपको सांस नहीं आ रहा तो हाँ, हवा तो वही है। हवा तो वही है। वही बात जो मैम मरियम औरंगजेब ने कही कि भाई एक वाहिद चीज़ जो हर बंदे ने शेयर करनी है वो है हवा। यस, इट डजंट मैटर आप कितने अमीर या गरीब हैं। एग्जैक्टली। ऑक्सीजन का टैंक लगा के तो नहीं सारी जिंदगी गुजर सकते ना। अच्छा मुझे बताएं अब अवाम ने क्या करना है, क्योंकि आप तो अपना काम कर लेंगे, अवाम को गाइडेंस दे दे और ये भी बता दे कि फिर सज़ा क्या मिलेगी अगर अवाम मिस्टेक्स करती है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं अवाम से रिलेटेड। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, पूरी जान मार रहे हैं। अगर इंटरनेशनली भी हमारी एफर्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज़ किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर है। पब्लिक भी हमारे साथ आए। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ हाथ में हाथ डाल के, कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला कर चलिए। और कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जहाँ हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जस्ट ये देख लीजिए कि आपका कोई कदम, आपका कोई अमल आपके आसपास का जो माहौल है उसको ख़राब ना कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपकी चिमनी से काला धुआं ना निकल रहा हो, आपका वेस्ट वाटर प्रॉपरली ट्रीट हो रहा हो। अगर आपके पास गाड़ी है तो इंश्योर कीजिए कि गाड़ी की ट्यूनिंग, मेंटेनेंस टाइमली हो ताकि वो धुआं ना मार रही हो। अगर आप घर के अंदर एक हाउस मेकर हैं, आप घर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो ये कूड़ा है या जो घर का जितना वेस्ट है वो आप अलग-अलग करके भेजें। बत्तियां अगर एक्स्ट्रा चल रही हैं, लाइट एक्स्ट्रा है, वो बंद कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ओपन लिटरिंग ना करें, बाहर ये ओपन चीज़ें ना फेंकें। अगर आप काश्तकार हैं, खेतों में काम करते हैं, तो आप जो फसलों की बाकियात हैं उसको आग ना लगाएं। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हैं आप, तो अपना जो हॉस्पिटल का हैज़र्डस वेस्ट है उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, उसको इंसिनरेट करवा लें। यानी हर काम जो आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप काइंडली अपने आसपास एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए। और अगर किसी को वायलेशन करते हुए देखते हैं एनवायरनमेंट की, तो हमारी हेल्पलाइन 1373 पर कॉल कीजिए। 1373 हमारी हेल्पलाइन है, 24 घंटे चल रही होती है, हमारे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। हम ना सिर्फ आपकी कॉल को सुनेंगे, उस पर एक्ट करेंगे और एक्शन के बाद हम आपको फीडबैक भी देंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने लोग, अगर आप 10 वायलेशंस हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हम आपको उसके ऊपर, मैं वो बात नहीं करता कि कोई कैश प्राइज़ या इस किस्म की, लेकिन एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ जेस्चर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इवन गिव्स यू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज वेल कि आप ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे हाथ में हाथ डालिए। ये मेरा, आपका, हम सब का मुस्तकबिल है, हमारी बच्चों का, आने वाली नस्लों का ये काम है। और मैं आपको यकीन कीजिए ये भी बता दूं कि अगर आज हमने ये कदम ना उठाया, हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुके हैं। स्मॉग की हालत आपके सामने है, आप देख रहे हैं हीट वेव्स आ रही हैं, पानी डिप्लीट होता जा रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी गाड़ियों को प्रेशर होजेस के साथ मत धोइए। पानी की बहुत कमी हो गई है इस वक्त, पंजाब का वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है। हमने पाबंदी लगाई है, इवन सर्विस स्टेशंस को हम कह रहे हैं कि अब आप अपना रिसाइकल्ड वाटर जो है इस्तेमाल करना शुरू करें। तो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करें, पानी का ज़िया ना करें और हमारे साथ चलें। हम इंशाल्लाह मिलकर, हम आप हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस सूबे को, इस मुल्क को एक मॉडल, एक मिसाली जो है वो सूबा एक मुल्क बनाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हमारी नस्लें दे विल फील प्राउड ऑफ अस कि आज हमने एक एक्शन किया और उसका जो असर है वो हमारी जनरेशन्स तक जो है वो ट्रांसमिट होगा। थैंक यू सो मच इमरान भाई, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक प्राउड ऑफ योर सिस्टर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने लगे हैं इको स्कूल्स की। वाओ, एक्चुअली ये जो इस्लामाबाद में, पिंडी में ये जो ओले पड़े और ये सारा कुछ हुआ, सच्ची बात है हम सबका त्राह निकल गया एज अ टीम। तो अब हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे हम डॉक्टर्स एंड हेल्थ की हमेशा बात करते हैं, कुछ ये मेरा एक ईमान है, मेरा बिलीफ है कि हेल्थ और एजुकेशन जिस मुल्क की ठीक हो जाए वहाँ पे 90% मसले ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने हमेशा उसको प्रमोट किया, लेकिन इस वक्त मोर देन एनीथिंग नीड ऑफ द आवर इज़ इन्वायरमेंट। सो इको फ्रेंडली स्कूल्स और बच्चों को सही तरीके से गाइड करना, क्योंकि इन्होंने आगे चीज़ों को लेके चलना है। हमें बचपन में नहीं गाइड किया गया था, हम अपनी जनरेशन्स को प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे लेके चलेंगे। तो इको स्कूल्स की व्यूअर्स बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने मुल्क को बेहतरी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए आज का हमने पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया। ब्रेक से पहले हमने ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब हम बात करेंगे तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले किचन में रुख करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक पढ़ाई लिखाई हमारी चल रही है ना साथ साथ। बिल्कुल जी। स्ट्रॉबेरी डेजर्ट डिलाइट रेडी हो गया और जो हमने सॉस बनाई थी वो भी ठंडी होकर सेट हो गई है, तो हमने सर्व कर दी। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने नोटिस नहीं किया कि आप खुद एक स्ट्रॉबेरी बन के आई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो हमें गाइड करेंगे कि इको स्कूल्स है क्या। ये पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री वाइड मूवमेंट है फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन। ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ है उरूज खालिक, आप इंटरवेंशन साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अस्सलाम वालेकुम उरूज। Thank you. Walaikum assalam. Looking lovely by the way in a Thank sari, you, really mashallah. appreciate it. And then we have with us the very charming हुमायूं जावेद खान। हुमायूं साहब जो हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन मुझे तो लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि खुद एक एजुकेशनल लीडर हैं, हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सॉरी, मॉर्निंग शो है, शुरू में बात खातून से ही करूँगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे तो यहाँ हमेशा होता है लेडीज़ फर्स्ट ऑलवेज। सो अरूज, मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये इको स्कूल्स, इसका बेसिक आइडिया कहाँ से आया, ये है क्या? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। पहली बात तो ये कि इको स्कूल कोई स्कूल नहीं है, ये आप समझ लें एक फ़िलोसॉफिकल थॉट है, एक सोच है। बिल्कुल, ये एक सोच है और ये एक कंट्री वाइड मूवमेंट है जो हमने लॉन्च की है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोजेक्ट पार्टनर्स, जिसमें हम पाकिस्तान के स्कूल्स, स्कूल टीचर्स और स्कूल के बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, नॉलेज है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सिखा रहे हैं। इसके लिए हम देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। हमने इकट्ठे वॉरिक एज वेल हमने इकट्ठे बैठ के एक टूल किट डेवलप की है जो कि अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। ये तो अभी हो रहा है, शुरू कहाँ से हुआ ये? मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, ये आइडिया कहाँ से है? मतलब वो यही नहीं समझ आ रही ना कि मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है, बट हाउ डिड इट स्टार्ट? राइट। सो मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, मैं पिछले 12 साल से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हूँ। 2022 में आई वाज इनवाइटेड एट यूनेस्को, क्योंकि तब मैंने पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी पे पहला जो टूल किट था टीचर्स के लिए वो बनाया था। अगर इसको फर्दर बॉयल डाउन करें तो ये आइडिया जो हमारे समाज में प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के, इकोनॉमी के, मोरालिटी के, सोसाइटी के, उनको देखते हुए ये आइडिया आया था कि हम बाहर के मुल्कों के साथ अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो क्या हमारे पास ऐसी कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम्स मौजूद हैं कि नहीं। तो जब मैंने उस पर रिसर्च की तो अंदाज़ा हुआ कि हम इसको मुख्तलिफ छोटे सेक्टर्स में तो कर रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन वो भी एक मखसूस तबका है जो उससे मुस्तफीज़ है। छोटी सी बात है, किताब पढ़ो कोई बच्चों की तो फलां चीज़, हाँ वो तो काला था तो इसलिए वो ये था। अब पूरी दुनिया में रंगत पे, नस्ल पे, एक छोटा एग्जांपल देंगे, बहुत बन्ना सा, ये बात भी नहीं होती जी। बाहर के मुल्क में अगर आप मतलब अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में इस तरह की बात करते हैं तो बाकायदा आपके खिलाफ रिपोर्ट भी की जा सकती है, केस भी हो सकता है आपके ऊपर कि आपने किसी इंसान को इंसल्ट किया। हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरों के मज़हब को बुरा कहना, दूसरों से मुराद ये क्योंकि इस्लामिक स्टेट है तो नॉन मुस्लिम्स के बारे में किताबों में कोई ऐसी बात लिखी हुई कही गई, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये सेंसिटिविटी डेवलप कर रहे हैं थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स, और इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इको स्टैंड्स फॉर 3 थिंग्स: ई फॉर इंगेजमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी फॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ओ विच इज़ आई थिंक इन माई ओपिनियन इज़ माई पर्सनल फेवरेट, ऑप्टिमिज्म। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि जब लो रिसोर्स सेटिंग में आप ये सिखाते हैं तो ये इनहेरेंट बिलीव्स आ जाते हैं कि ये लो रिसोर्स सेटिंग में या सकाफती तनाव के साथ या जो हमारे इनहेरेंट हमारी सोसाइटल महरूमियाँ हैं उनको ये कोप नहीं किया जा सकता। तो हम ये भी सिखा रहे हैं कि आप अगर बाराखान में हैं या गवादर में हैं या आप सिबी में बैठे हुए हैं, आप अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में इन टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे सस्टेनेबिलिटी को प्रोपेल कर सकते हैं। ऑसम। सर, आप कैसे इन्वॉल्व हुए जी? और आपका इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या रोल है? जी, हम इस तरह से हुए जी, मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं टेक्सटाइल के एक बड़े मशहूर इदारे के साथ वाबस्ता हूँ माशाल्लाह। और हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मुख्तलिफ हवाले से काम करते हैं।
और हमारे नज़दीक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जिस तरह उरूज ने कहा कि इसमें इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आती है, मुआशरे की, लोगों की सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल, और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ की तरफ हम काम करते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है इंक्लूजन, कि सबको शामिल करें। जेंडर के हवाले से मर्द ख़वातीन सबको शामिल किया जाए, एंड और ट्रांसजेंडर्स, जी ट्रांसजेंडर्स, और फिर स्पेशली एबल्ड लोग, वो लोग जो कि माइनॉरिटी में होते हैं इस हवाले से कि उनको ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता, तो उनको भी लेके आया जाए। तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन सब एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं। तो जब ये इको स्कूल्स हमारे सामने आया तो हमें नज़र आया कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज़ हम बात क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज़ में बल्कि मतवातर होती रहे। सो आप अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और वो इस तरीके से कि रिसोर्सेज बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ किए जा सके ताकि मदर अर्थ को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल वही जो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। और कि मुझे एक्चुअली खुशी भी बड़ी हुई कि एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स भी बनी, लेकिन अफसोस भी हुआ कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए, एजुकेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्यों फोर्सेस बनानी पड़ रही है, क्यों नहीं हमने ये चीज़ें पहले की और वक्त के साथ की। हम जब एजुकेशन सिस्टम्स में डिफरेंस देखते हैं, मैं कनाडा में भी पढ़ी हूँ, पाकिस्तान में भी पढ़ी हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ उस वक्त भी जब मैं कॉलेज गई थी कनाडा और आज में उतना ही गैप है यहाँ और वहाँ में। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, और अब हालात इस किस्म के हो गए हैं कि एमरजेंसी में काम करने की ज़रूरत है। जो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तान भी उससे मुबर्रा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। अब इस सब पे काम करने की ज़रूरत है, और बड़े एमरजेंसी के हवाले से। लेकिन इको स्कूल्स में क्या एक इंटरेस्टिंग बात है, इको स्कूल्स में हम डिफरेंट लेवल्स पे इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं। यानी इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग एजुकेशनल लीडर्स की, ये एक लेवल है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो कि एक दूसरा लेवल है। कैन यू इमेजिन वी डोंट हैव अ सिंगल टीचर्स कॉलेज, इट्स शॉकिंग। पूरी दुनिया में देयर आर पीपल, मतलब टीचर्स जाते हैं 2-2 साल या साल के लिए अपनी डिग्री के बाद टीचिंग सीखने के लिए। हमारे यहाँ जो खातून बोर होती है, घर पे बैठी होती है, वो कहती है चलो यार बच्चों के स्कूल में मैं भी पढ़ा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे बच्चों से नफरत हो। ये प्रॉब्लम हमारे रहेंगे, तो हम ये कोशिश करें कि इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हम कौन से टूल्स उनको दे सकते हैं कि चाहे आपका टीचिंग बैकग्राउंड नहीं है, हम फिर भी ये कॉम्पिटेंसीज सिखाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू। सो वो जो मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि एक तो ये है और क्या जी, क्या फिर है? और फिर तीसरा के स्टूडेंट्स, यानी इसको आप स्केल अप कैसे करेंगे कि वो 3 डिफरेंट लेवल्स पे करते हुए, और जब आप स्टूडेंट्स को भी इसमें शामिल करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या हैं, सो वो अपने मुआशरे में जाके जब अपने अपने घरों में उसको एक्सरसाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनकी पूरी फैमिलीज़ उससे मुतासर होती हैं। सो वो हमें इसमें नज़र आया कि एक तो इम्पॉर्टेंट काम है, होना चाहिए, और इसको ये स्केलेबल है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो उसको देखते हुए फिर हमने इसको सपोर्ट किया, इस प्रोग्राम को, ताकि इसको आगे लेके जाया जा वही सके। वाली बात है ना, हर किसी को हम एजेंसी दे देते हैं, स्टूडेंट को एजेंसी नहीं देते, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिन्हें पढ़ना है उन्होंने तो कोई, वो जो कहते हैं ना फॉर लैक ऑफ अ बेटर, उसकी तो कोई औकात छोड़ दो बेचारे की। जी, अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ, एक तो होता है ना कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो तो एक है, वो वक्ती है, लेकिन माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे ऊपर के 2 लेवल से माइंडसेट चेंज करने की बात है, वहाँ पे जब आप स्टूडेंट्स के अंदर ये बातें आज से इनकलकेट करना शुरू करेंगे और वो माइंडसेट चेंज करेंगे, तो आने वाले सालों में आप देखिए उसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा। क्योंकि अभी तो व्यूअर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन अलहदा चल रहा होता है, टीचर्स अलहदा चल रहे होते हैं, बच्चा अलहदा चल रहा होता है, और माँ बाप अपने ही टेंजेंट पे होते हैं। और क्योंकि आपस में कोई कोहेसिवनेस नहीं होती, और ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे या पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस पे, जहाँ पे माँ बाप की लड़ाई हो रही है, टीचर से टीचर पिट रहे हैं कि जी स्कूल हमें नहीं कोई अथॉरिटी देता, और जनरली एक कोहेसिवनेस नहीं होती। जो भी चीज़ व्यूअर्स ऐसे करके चलती है उसमें कामयाबी भी ज़्यादा होती है। जी, आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई अब्दुल माजिद? थैंक यू सो मच। मैं तकरीबन 12 साल से एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ, और एक अगर मेरे से पूछा जाए कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है तालीम के मैदान में, तो वो मुझे लगता है टीचर्स की डेवलपमेंट और उनकी ट्रेनिंग्स वाली बात है।
ख़ुद भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स के साथ, जहाँ पे हमने इसी मॉडल के ऊपर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एआई इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किए गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए। हाउ इंटरेस्टिंग। और हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली उसको 1 साल इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मॉनिटर करना था कि वो किस तरीके से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हम उसको स्केल कर सकते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, टीचर प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, बच्चों की उस पे आउटकम्स के हवाले से। एज ए पार्टिसिपेंट, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसकी फ़र्स्ट फेज़ ऑफ ट्रेनिंग अटेंड की है, हमने उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमिंग ऑल टुगेदर हमने पाकिस्तान के डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनको फोकस किया, और बलूचिस्तान वाज वन रीजन दैट वाज गिवन टू अस। और उसमें हमने बेसिकली एक मॉडल प्रपोज़ किया कि वहाँ पे रेन वाटर को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, और उसको स्कूल लेवल पे बच्चे किस तरीके से सीलिंग्स के ऊपर जो पानी जमा होता है उसको गार्डन में और वॉशरूम्स में और जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं उनमें किस तरीके से वो पानी ला सकते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से जो बिहेवियरल का चेंज है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एज़ वेल एज़ जो एजुकेशनल लीडर्स हैं ऑल टुगेदर, तो ये प्रोजेक्ट जो है उन तमाम एरियाज़ के ऊपर आने के लिए आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वंडरफुल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम एज पेरेंट्स या वांटिंग टू बी पार्टिसिपेंट्स क्या वॉलंटियर करके हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसका हिस्सा बन सकते हैं, ये सारी गाइडेंस हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं इको स्कूल्स की, पाकिस्तान की जो पहली कंट्री वाइड मूवमेंट है फॉर सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल भी और सस्टेनेबिलिटी भी। मैंने कहा मैं ब्रेक पे क्लियर कर लूँ। हमारे साथ अरूज खालिक हैं, हुमायूं जावेद खान हैं और अब्दुल माजिद हैं। अब्दुल माजिद, आपके पास ही वापस आ रही हूँ क्योंकि बलूचिस्तान वाली बात तो आपने ब्रेक से पहले शेयर की, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है? ओके, सो सबसे अच्छी बात जो है इस मॉडल की कि ये आपको किसी भी तरीके का करिकुलम हो, चाहे वो नेशनल करिकुलम है, चाहे वो इंटरनेशनल करिकुलम है, या कोई भी कस्टमाइज्ड करिकुलम है, उस सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिकॉज ये एक मॉडल एक टूल किट प्रोवाइड करता है कि आप टीचर्स को ट्रेन करें, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें और पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लें ताकि वो उसको कैस्केड करें। आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेप्स इसके हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप टीचर्स की ट्रेनिंग्स जो हैं रिगार्डिंग दीज मॉडल्स कैन बी कैस्केडेड, और वो टीचर्स जो है अंदर अपने स्कूल्स के अंदर इस मॉडल को फर्दर स्केल अप करें और लेकर चलें कि किस तरीके से बच्चों में बेहतर अवेयरनेस डेवलप की जा सकती है, किस तरीके से पेरेंट्स को और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हर टीचर व्यूअर्स शौकिया फनकार नहीं होता। भी मैंने ब्रेक से पहले तो एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी कि जिसके पास और कुछ नहीं होता वो पढ़ा लेता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदा होते ही जब जैसे ही बोलना सीखा तो पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा टीचर, जिनका ख्वाब ही टीचर बनना था। तो एटलीस्ट उन टीचर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज, अव्वल तो ये रूल बन जाना चाहिए कि अनलेस यू आर ट्रेन्ड एज अ टीचर आप नहीं पढ़ा सकते। बिकॉज ये लोग हमारे बच्चों के जहन फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में व्यूअर्स बात की कि हमारे अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों से जब नेगेटिव बातें करते हैं, उनको गलत क्यूज़ देते हैं, तो उनके जहन मुतासिर होते हैं। तो जब आधे से ज़्यादा वक्त दिन का स्कूल में गुजर रहा है तो वो भी बहुत मैटर करता है। जब टीचर घूम के कहती है यूर अ डफर गेट आउट, तो वो बच्चे को आज नहीं अगले पता नहीं कितने डेकेड्स के लिए इफेक्ट करता है। वहीं साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सब कुछ से आपके ख्याल से, बिकॉज यू आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड जनरली ऑल्सो आपका एक विजन है, तो मुझे ये बताएं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, उसको समझने की ज़रूरत है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जब मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 3 लेवल्स पे है, तो जहाँ पे आप टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो एक तो हम बात कर रहे हैं कि इमीडिएट इसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे जब ये लोग ट्रेन होंगे और ये लोग उन पैरामीटर्स को जाके अपने अपने एरियाज़ में अपने अपनी इन्वायरमेंट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे एक बेहतरी आएगी। इस वक्त जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सोशल एरियाज़ में भी, तो उसके ऊपर इस वक्त काम होगा, तो इस वक्त उसका एक रिज़ल्ट सामने आएगा। ये एक वक्ती रिज़ल्ट है। लेकिन साथ ही हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की कि आप जब इस नई जनरेशन को ये सिखा रहे हैं तो आगे जाके ये सब बच्चे, हर बच्चा एक एक ख़ानदान है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अब बचपन में, जो चीज़ हमें बचपन में खाने को अच्छी लगती थी वो आज भी हमें अच्छी लगती है।
जो हमें बातें सुनने को या कहने को चले तो आज भी अच्छी लगती हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज ये बच्चे जब इस एजुकेशन में से गुजरेंगे तो कल को ये माइंडसेट चेंज हो चुका होगा, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक नॉर्मल फैक्टर होगी इनके कामों में। अब ये बच्चे कल को जब काम करने जाएंगे, ये चाहे टीचर्स बनते हैं, चाहे इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये बच्चे ना सिर्फ अपनी जो इनके घर के या इनके रहने के माहौल है उसके अंदर वो तब्दीली ला रहे होंगे, बल्कि अपने वर्क प्लेसेस पर जाके भी ये उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और जैसे हम मिसाल के तौर पे टॉलरेंस की आप लोग बात करें और हर किसी को इंक्लूसिविटी की बात करें कि चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, आप डिफरेंटली एबल्ड हो, किसी भी आप, हर कोई किसी ना किसी अम्ब्रेला के नीचे आजकल आता है। जिसके अंदर भी आप फिट होते हैं, आपके अंदर एक टॉलरेंस पैदा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और आप फिर इंटरनेशनल यानी कि एक वर्ल्ड सिटीजन बन जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाता है, आई एम सॉरी, अगर थोड़ी बहुत उनकी सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग ना हो तो ऐसे ऐसे भंड मार आते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्टा नाक कट जाती है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजुडिस, ये सब चीज़ों की बच्चों को ट्रेनिंग मिले। और अगेन अच्छे टीचर्स होंगे, इदारों की सोच मुख्तलिफ होगी, पेरेंट्स को भी पता है कि जो वो लोग सिखा रहे हैं हमने उसको, ये सारी चीज़ें फिर पॉजिटिविटी की तरफ। तो यही देखिए ना कि ये बच्चे कल की वर्कफोर्स हैं, बिल्कुल, और मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। तो इंडस्ट्री को इससे कितना फ़ायदा होगा कि जब एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस लोग जो हैं वो आके काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, बिल्कुल सही, और वही पाकिस्तान को बाहर भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वंडरफुल सर, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि हर बंदा अपने अपने एरिया में से हिस्सा डाल रहा है, क्योंकि ये एक बेसिकली तो एक फ्री की चीज़ है जो की जा रही है ताकि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट चीज़ है, राइट? ये बिल्कुल, इसमें कोई इनका अपना कोई पर्सनल गेन नहीं है, इनकी कोई तनख्वाहें नहीं है। दे आर डूइंग इट मोहब्बत में, प्यार में, अपने मुल्क के लिए और अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? एब्सोल्युटली। और उसी के साथ साथ इसमें आप पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? अच्छा, ये हम पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए हमने ये फॉर फ्री लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज़ में हम 200 स्कूल्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल माशरे की एक वो वाहिद इकाई है जो कि आप समझ लें चेंज मेकर एंटिटी है, राइट? तो 200 स्कूल्स को हमने इनवाइट किया ऑल ओवर पाकिस्तान। रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, लोग हमें इंटरेस्ट भेज रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। उसके बाद वो स्कूल लीडर्स, क्योंकि हम स्कूल लीडर्स से स्टार्ट करें ना, क्योंकि ये दिस हैज़ टू बी अ वाटरफॉल लेवल ऑफ, ऊपर वाले मानेंगे तो नीचे वाले कुछ करेंगे ना, सही है। सो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम 60,000 टीचर्स को इम्पैक्ट करेंगे थ्रू दोज स्कूल लीडर्स, और वो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। ऑल टुगेदर वी आर ट्राइंग टू टारगेट 1 मिलियन इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह, होपफुली। बट आपका सवाल कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी तरह के स्कूल सेक्टर्स हम वी आर वेलकम, यू नो, प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं, पब्लिक स्कूल भी हो सकते हैं, लो इनकम रिसोर्स सेटिंग्स के स्कूल भी हो सकते हैं। आपने अगर छोटा सा एक एजुकेशनल इदारा, ऑब्वियसली जो मतलब वेरीफाइड है और जिसकी डिग्री जो है वो काउंट करती है समथिंग, चाहे छोटा सा भी हो, यू नो, 100-150 लोगों का भी एक इदारा हो, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं और इस पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि द रीज़न वी वांट मोर, हम चाहते हैं कि इस तरह के इलाकों से हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आएँ जो कि अभी तक इस तरह के इनिशिएटिव्स का फ़ायदा नहीं उठा सके। और आप गवर्नमेंट के साथ भी कोलैब कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स के अब तक हम एक पायलट इसका रन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास 65 स्कूल लीडर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, राइट? और उसमें बलूचिस्तान से भी थे, स्कर्दू से, गिलगित से, बारखान से, घोटकी से। सो हम ये चाहते हैं कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचे। ये मॉड्यूल जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास चाहे रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम उनको वो तरीके सिखाना चाहते हैं कि हाउ दे कैन इम्बेड सस्टेनेबिलिटी ऑफ मॉरल्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। यार कोई वेबसाइट या कोई पेज है जिस पे व्यूअर्स मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दे कैन रीच आउट टू अस अलिफ के थ्रू। अलिफ इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलिफ इज़ द कंट्री कोलैबोरेटर। आप अलिफ को लिख सकते हैं या आप मुझे लिख सकते हैं, जो मेरा नाम है वही मेरी ईमेल आईडी है, उसके आगे आप जीमेल लगा के ARUJ अरूज खालिक KHALIQ @gmail.com they can write to me and we'll share the details। और हम चाहेंगे कि हमारे पास कश्मीर से रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ, गिलगित बल्तिस्तान से आएँ। we really would want this to go countrywide। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त का मुकाबला सख्त, ज़िंदगी का भी और अदरवाइज भी, बिल्कुल एंड टाइम में शो आज हम क्लोज करें, लेकिन आप ARUJ
खालिक KHALIQ@gmail.com पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपका एजुकेशनल इदारा है, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं एंड यू वांट एजेंसी, आप इनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल ये आप लोगों के लिए ज़रूर निकालेंगे। तो वो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।